Hello, students. Let's continue the chapter. So, the next topic is terms of credit. Before we discuss the terms of credit, I will tell you about the two different credit situation. Okay, so the first condition is a large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form of or the other. So credit means loan, refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, services in return for the promise of future payment. लोन क्या होता है कि हम लेते हैं, उसके बदले में हम क्या देते हैं कि हम इतने टाइम के बाद जो है इसे रिटर्न कर देंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ मैं एक टू स्टोरीज आपको बता रही हूँ जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लोन की सिचुएशन कहाँ पर कैसी हो सकती है। कि अगर मैं एक फेस्टिवल सीज़न की बात लेती हूँ कि एक सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसको एक ऑर्डर मिला 3000 पेयर ऑफ शूज़ का, उसको कि उसको 1 मंथ में उसको डिलीवर करना है। तो अपनी प्रोडक्शन को टाइम से कंप्लीट करने के लिए पहले तो सलीम को क्या चाहिए होंगे, मोर वर्कर्स चाहिए होंगे फॉर स्टिचिंग, पेस्टिंग वर्क एट्सेट्रा। फिर उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना है। अब इन सभी एक्सपेंसेस को करने के लिए सलीम जो है वो टू सोर्सेज से लोन लेता है। कैसा? फर्स्ट तो जिसने उसको ऑर्डर दिया है वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपको जो है आपका जो आपने ऑर्डर दिया वो कंप्लीट कर दूंगा, तो आप मुझे एडवांस में 1000 पेयर ऑफ शूज़ के लिए जो है आप मुझे पेमेंट दे दीजिए। ठीक है, बाकी 2000 की जब मैं आपका ऑर्डर दे दूंगा तब आप मुझे वापस दे देना। दूसरा उसने क्या किया, जिससे उसने लेदर लेना था, शूज़ बनते हैं ना लेदर से, तो लेदर जिससे उसने लेना था, अब उसने क्या किया, उस सप्लायर को कहा कि आप मुझे ये लेदर दे दीजिए और जैसे ही मेरी पेमेंट आएगी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो वापस दे दूंगा। तो उसने दो तरीके से लोन ले लिया और उसके बाद उसने अपना मंथ के एंड में उसने अपना जो ऑर्डर है वो डिलीवर किया। एक तो उसको प्रॉफिट भी हो गया, दूसरा उसने जिससे मनी बोरो की थी उसको दे भी दी। ठीक है, एक से तो उसको लेनी ही नहीं थी, तो दूसरे से उसने ली और उसको दे दी। एक स्टोरी है सपना की। वो एक स्मॉल फार्मर है और एक छोटा सा उसका 3 एकड़ ऑफ लैंड है। वो मनी लैंडर से जो है, मनी लैंडर कौन होते हैं, जो विलेजेस वगैरह में जमींदार और जो मनी देते हैं लोन पर, वो मनी लेंडर से हर साल जो है अपने एक्सपेंसिव को लेने के लिए उससे लोन लेती है। ठीक है, और मिड वे में बीच में आकर जो है उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, फेल हो जाती है। तो अब उसके पास स्प्रे करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, स्प्रे करने के लिए उसके पास मनी नहीं होती, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो जिसकी वजह से क्रॉप ख़राब हो गई, वो सेल नहीं हो पाई और मनी लेंडर को वो पे वापस नहीं कर पाई लोन। क्लियर? तो वो धीरे धीरे जाल में फंसती चली गई, लोन के जाल में फंसती चली गई। ठीक है, उधार उधार के उसमें फंसती चली गई। अब धीरे धीरे हर साल उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने लगा। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना ने फिर से अपनी कल्टीवेशन के लिए फ्रेश लोन लिया मनी लैंडर से, और इस बार उसकी क्रॉप जो थी वो नॉर्मल ही हुई। तो इसकी वजह से उसके पास इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाई कि वो अपने पास भी मनी रख सके और वो लोन भी वापस कर सके। तो धीरे धीरे वो डेप्थ में फंसती चली गई और वो एंड तक भी जो है वो उसको वापस नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हमने दो सिचुएशंस देखी, जिसमें एक जो था कि उसने ईजिली वे से जो था अपना लोन लिया और एक ईजी तरीके से उसको वापस भी कर दिया। दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर एक पर्सन जो था वो अपनी अर्निंग भी इम्प्रूव नहीं कर पाया और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई और वो धीरे धीरे डेप्ट ट्रैप में फंसता चला गया। क्रेडिट इन दीज केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। कई बार ये लोन जो होता है, जो हम ऐसे लोगों से लेते हैं जहाँ पर हम वापस नहीं कर पाते और चुका नहीं पाते, तो वो रिकवरी जो होती है उसकी वो बहुत पेनफुल होती है। तो रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अप अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। हो सकता है सपना को लोन पे करने के लिए अपनी लैंड का कुछ हिस्सा बेचना पड़े। क्लियर? तो इस तरह जो है बहुत सारी जो है उनको क्रेडिट के लिए जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है, इसीलिए जो उनको डिपेंड्स होना पड़ता है ऐसी सिचुएशन के ऊपर, उन्हें अपना सब कुछ भी खोना पड़ जाता है। क्लियर? तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट है क्या, अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसका भी कुछ प्रोसीजर होगा, वो क्या है। एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज ऑन एन इंटरेस्ट रेट विद द बोरोवर विच must pay to the lender along with the repayment of the principal addition lenders may demand collateral against the loan। जितना भी हर जो कोई भी लोन लेता है उसका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट बनता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि उसका इंटरेस्ट रेट उससे कितना लिया जाएगा और उसको रीपे करने के, यानी वो किस फॉर्म में जो है ये लोन वापस
करेगा। ये सारा का सारा जो है उसके अंदर लिखा जाता है। इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन। जो लैंडर है यानी कि जो लोन देने वाला है वो ये भी डिमांड करता है कि अगर आप इसके बदले में, अगर मैं आपको कोई लोन दे रहा हूँ तो इसके बदले में एज अ कोलेटरल आप मेरे पास क्या रख रहे हैं। अब आप सोचोगे कि कोलेटरल क्या है। Collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. कोलेटरल एक तरह का एसेट होता है, यानी कि बोरोअर जो लोन लेने वाला है उसके पास या कोई लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, या कोई इसकी डिपॉजिट है बैंक के अंदर, वो लेंडर के पास गारंटी के तौर पर रखता है कि जब मैं ये लोन वापस कर दूंगा तो ये मुझे वापस दे देना। जैसे मान लो कोई इसके पास प्लॉट है तो वो प्लॉट के पेपर उस लेंडर को दे देगा कि 1 ईयर के जो भी उसने टाइम पीरियड मांगा होगा लोन वापस करने का, तो जब मैं ये लोन वापस कर दूंगा तो मैं ये आपसे पेपर वापस ले लूँगा। ठीक है। तो अगर वो किसी कारण से अगर वो नहीं कर पाता तो वो जो लैंड है वो किसके नाम हो जाएगी, उस लैंडर के। क्लियर। सो इफ द बोरोवर फेल्स टू पे द लोन द लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट्स और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो अगर वो किसी रीज़न से अगर वो इसे वापस नहीं कर पाता है लोन को, तो लैंडर के पास ये राइट होता है कि वो इन एसेट और कोलेटरल को बेचकर अपनी पेमेंट ले सकता है। So property such as land, titles, deposit with bank are some examples of the collateral used for borrowing. अब यहाँ पर आता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट कि बैंक ने मतलब जिससे भी हम लोन ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगा है। कोलेटरल में आ जाता है कि हम किसी लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल या किस चीज़ के बेस पर गारंटी के तौर पर जो चीज़ हम रख रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कि अगर मुझे घर बनाने के लिए लोन लेना है तो मैं जो वहाँ पर अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो जो बैंक है मेरे से पेपर मांगेगा कि मैं क्या डॉक्यूमेंट्स, कि मेरी सैलरी पेपर कितना है, मेरा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, किस फॉर्म में मैं रीपेमेंट करूँगी, कितने ईयर के बाद करूँगी, मैं मंथली करूँगी या मंथली करूँगी या क्वार्टरली करूँगी या 1 ईयर के बाद। जैसे कि कई बार होता है ना कि हम जो अपना EMI बनवा लेते हैं कि ठीक है मैं हर महीने EMI फिल करूँगी, या मैं हर 6 मंथ्स के बाद EMI दिया करूँगी, या मैं 1 साल के बाद EMI दिया करूँगी। तो किस मोड ऑफ रीपेमेंट, तो इन सभी को मिलाकर बनता है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट की क्रेडिट की क्या क्या टर्म्स होती हैं, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है। क्लियर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। वी हैव सीन दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने देखा कि जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से जो है लोन लेते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। अब यहाँ पर 2 सेक्टर्स की बात हो रही है, एक फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। Among the formal are loans from banks and cooperatives, and the informal lenders include money lenders, traders, employers, relative and friends. जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें हमारे बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये आ जाती हैं। लेकिन इनफॉर्मल जो होते हैं वो मनी लेंडर होते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकता है, या हमारा कोई एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है। सो ये जो आ जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लैंड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर। तो फॉर्मल सेक्टर की हम बात करते हैं सबसे पहले कि फॉर्मल सेक्टर को कौन सुपरवाइज करता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है रिसोर्स फॉर्मल सोर्सेज में लोन्स एक्टिविटीज़ को। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। हमने देखा कि जो बैंक है वो एक कैश बैलेंस रखता है, जो भी डिपॉजिट वो लेता है उस पर कुछ ना कुछ कैश बैलेंस वो अपने पास रखता है। सो द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग अ कैश। तो RBI ये चेकआउट रखता है कि क्या सभी बैंक जो हैं वो ये कैश बैलेंस अपने पास रखते हैं। सो पीरियोडिकली banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate। और बैंक्स भी टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन जो है ये RBI के पास सबमिट करता है कि उसने जो है कितना लोन दिया है, किसको दिया है, कितने इंटरेस्ट रेट पर दिया है। दूसरा, बैंक जो है वो ये भी चेकआउट रखता है कि जो बैंक्स हैं वो लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को दे रहे हों, जबकि स्मॉल कल्टीवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरर, इनको तो सबसे ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है।
ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग का मतलब हो गया, अगर कोई जो बिजनेसमैन है अगर वो लोन लेगा तो वो करोड़ों में लेगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा जिससे बैंक को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल लेबर है, कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, कोई स्मॉल इंडस्ट्रियल है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा लोन लेगा तो उसके ऊपर उसका इनकम भी मतलब इंटरेस्ट रेट तो जो लगेगा सो लगेगा, तो वो कम ही रेट वापस करेगा। तो इसीलिए बैंक ये आरबीआई ये चेकआउट रखता है कि आरबी जो बैंक है वो सिर्फ केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं दे रहा है, क्या वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल कल्टीवेटर्स इन सबको दे रहा है या नहीं। सो देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अभी मैंने जो आपको ये आरबीआई के फंक्शंस बताए हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, हु सुपरवाइज द बैंक्स एक्टिविटीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो ये आपका एक तरीके से आंसर भी है। क्लियर। तो हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर्स को तो आरबीआई फाइंड आउट कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर। सो देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। वो अपनी मर्जी से कोई भी इंटरेस्ट रेट लगाकर उनसे लोन के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर आरबीआई ये सिलेक्ट करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। क्लियर। सो देयर इज नो वन टू स्टॉप दैम फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई उन्हें रोक सके कि आप कैसे क्या अनफेयर लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हो कि आप उनसे लोन वापस ले रहे हो। अगर उसकी हालात होते तो वापस कर देता ना, लेकिन ऐसा है नहीं। सो कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑफ लेंस। तो अगर हम फॉर्मल लैंडर की बात करें, जो बैंक्स हैं वो थोड़ा कम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट, जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करते हैं। सो दस द कॉस्ट टू द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। तो जो लोन लेने वाला है उसके ऊपर जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। सो द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोअर इज यूज टू रीपे द लोन। अगर किसी ने मनी जो इनफॉर्मल सेक्टर से ली है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनकम का लार्ज पार्ट तो लोन रीपे करने में ही चला जाएगा, उसके पास बचत के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को कम उस इंटरेस्ट रेट पर देंगे जिसको ज़रूरत है, जैसे मैं बताऊं कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपर फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। तो इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन करेंगे, तो जो लोग अभी भी फॉर्मल सेक्टर में जाने से डर रहे हैं या जो वहाँ से लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी वहाँ से लोन लेंगे और उनको इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती हैं, तो वो जो है उसको सेल करके भी अपना लोन जो है वापस कर सकते हैं। और उनकी टाइम लिमिट भी ऐसा नहीं होता कि अभी आपको करना है, आप 3-4 ईयर्स तक जब भी आप रिटर्न करना चाहें वो आप उसे उन्हें दे सकते हैं। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि जितना भी जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं ये इस ईजिली होनी चाहिए, ताकि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए हर पर्सन के लिए, ताकि वो इस फैसिलिटी को ले सके। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।